बैठिए कृपया। मंचस्थ सभी मान्यवर और मेरे तरुण मित्रों, मैं मार्गदर्शन तो आपको नहीं करूंगा क्योंकि आपकी आयु ऐसी है कि कोई मार्गदर्शन करे तो आप बगावत करेंगे। यहाँ तो नहीं करेंगे, अनुशासन में है, लेकिन मन में तो जरूर ऐसी बात उठेगी। और वैसे तो आपकी आयु इतनी कम भी नहीं है कि आपको किसी और के मार्गदर्शन की जरूरत है। आप अपने विवेक से अपना मार्ग तय कर सकते हो, और इसलिए ऐसा जब आप सोचते हो तो सोचने के लिए आपको मदद हो, ऐसी कुछ बातें मैं आपको कहूंगा। आप पढ़ रहे इसलिए छात्रावास में रह रहे, तो पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ना है, ये तय हुआ तो पढ़ना क्या है ये भी तय होगा। तो हम देखते हैं कि पढ़े लिखे विद्वान दुनिया में कम नहीं है, लेकिन जिनका हम स्मरण करते हैं, जिनको हम याद रखते हैं, वो सबके सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे सरकारी वार रहे 13 साल तक शेषाद्री जी, वो कर्नाटक के रहने वाले थे। उनके जीवन का एक प्रसंग है। वो बस में यात्रा कर रहे थे तो उनके पास आके एक एमएससी में पढ़ने वाला तरुण बैठा। लंबी यात्रा थी, 3-4 घंटे जाना था, तो परिचय हुआ, बातचीत निकली। तो उसने पूछा तरुण ने कि आप क्या पढ़े हैं। तो शेषाद्री जी ने बताया, मैं एमएससी फिजिक्स हूं। तो बोले, आपको कितना नंबर आया था एमएससी में। तो उन्होंने कहा कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं। अच्छा, तो आप कहाँ पढ़ाते हैं। तो नहीं, पढ़ाता नहीं, मैं समाज का काम करता हूं। अच्छा, तो आपका घर कैसे चलता है। तो घर मैंने छोड़ दिया है। फिर विवाह वगैरह का क्या, तो किया नहीं। तो उन्होंने कहा कि अपने हिंदू समाज में तो ये कहते हैं कि वंश आगे चलना चाहिए, जो वंश आगे नहीं चलाता वो नरक में जाता है। और आप तो पढ़े लिखे हो, अच्छे घर के हो, लगते तो बड़े विद्वान हो, और आपने ये सब किया नहीं, तो कैसे होगा। तो शेषाद्री जी ने उसको पूछा कि वंश आगे बढ़ाने की आवश्यकता क्या है। तो उसने कहा कि फिर आपको याद कौन रखेगा। थोड़ा देर चुप रहे। फिर शेषाद्री जी ने उसको पूछा कि आपको अपने परदादा के दादा का नाम मालूम है क्या। तो उसने कहा नहीं, मालूम नहीं है। बोले, अपने पूर्वजों में किनके नाम मालूम है। तो बोले, श्राद्ध के दिन 3 पीढ़ी इधर की 3 पीढ़ी उधर के नाम लेने पड़ते, उतने मालूम है, बाकी मालूम नहीं। तो कहा, तो वो तो आपके पूर्वज थे ना, आपको नाम मालूम नहीं। तो नहीं नहीं, मालूम नहीं है। फिर थोड़ा देर चुप रह के शेषाद्री ने फिर से पूछा, आपको विवेकानंद मालूम है क्या। तो उसने कहा, हाँ मालूम है। अच्छा, वो आपके रिश्तेदार थे। तो बोले, अरे वो बंगाल के, हम लोग कर्नाटक के। तो अच्छा, तो कभी आपके गांव में आए होंगे, आप मिले। अरे भाई, उनके जाने के 50 साल बाद मैंने जन्म लिया है, लेकिन गांव में तो आए होंगे। तो बोले, नहीं, इधर वो आए ही नहीं। बोले, फिर भी आप उनको जानते हो। बोले, हाँ। कि आपके परदादा के दादा को आप जानते नहीं हो। वो हुए, उन्होंने वंश बढ़ाया, इसलिए आप हुए। और विवेकानंद जो आपके कुछ लगते नहीं है, आपके गांव में कभी आए नहीं है, एक धेला कभी कमाया नहीं है, म्युनिसिपल मेंबर भी नहीं बने,
और वंश भी आगे नहीं बढ़ाया, तो उनको आप कैसे पहचानते हो? तो वो समझ गया। आप जरा याद करो जिनको आप याद करना चाहते हो, मनुष्य जीवन का उदाहरण के नाते आप जिनके नाम जानते हो, तो आपको ध्यान में आएगा कि उसमें सभी प्रकार के लोग हैं, पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े हैं। अनेक संत है वो पढ़े नहीं थे। संत कबीर, हमने सबने नाम सुना है। कबीर के जो है आज भी हम सुनते हैं, गाते हैं। वो क्या पढ़े थे? पढ़ने के बारे में उन्होंने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगम हुआ, पंडित भयानक कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। चंद्रशेखर आजाद क्या पढ़े थे? तो पढ़ना और न पढ़ना, इसमें अंतर विषयों का नहीं है, पुस्तकों का नहीं है, डिग्री का नहीं है। पढ़कर आदमी ने जानकारी तो हासिल करनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षा सबके लिए अनिवार्य बात है, वो जीवनावश्यक बात है, जीवन का अधिकार है। जैसे रोटी कपड़ा मकान है, वैसे स्वास्थ्य और शिक्षा भी है। परंतु पढ़ने में क्या पढ़ना है? पोथी तो पढ़नी पड़ती है, पुस्तकें पढ़नी पड़ती है, नए नए विषयों की जानकारी लेनी पड़ती है। क्योंकि मनुष्य कैसे जीता है? मनुष्य जंगली पशुओं के जैसा नहीं जीता। पशु शिकार करके जीते हैं, एक दूसरे को मारते हैं या प्रकृति को चूसते हैं। चूसते कहना ठीक नहीं होगा, उनको प्रकृति ने भी ऐसा एक अंदर से ज्ञान दिया है कि अपनी मर्यादा वो जानते हैं, वहां तक वो करते हैं। उनको स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ना लिखना नहीं पड़ता। लेकिन हमारे यहां मनुष्य है तो हमारे समाज बनते हैं, और समाज जब से बने, घुमंतुपन छोड़कर मनुष्य जैसे बच गया, तब से समाज बना। समाज वो होता है, केवल भीड़ नहीं होती, समाज के सामने एक कॉमन पर्पस होता है जीने का। उस समाज के लोग उन बातों के लिए जीते हैं, इसलिए समाजों में अंतर होता है। भारतीय समाज और अमेरिकन समाज, इनके जीने के उद्देश्य में अंतर है, अपना अपना है, सही गलत नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन अमेरिकन व्यक्ति जिएगा तो महत्वाकांक्षा लेके जिएगा कि मैं सबसे अच्छा बनूंगा, मेरे विषय में प्रवीण बनूंगा, अधिक से अधिक कमाऊंगा, किसी प्रकार की भौतिक सुख की कमी नहीं रहेगी, इतना सोचता है और बंद हो जाता है। उसके आगे भी कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन पूरे समाज में इससे आगे जाने की प्रवृत्ति नहीं है। और हमारे भारतीय समाज में भौतिक प्रगति की तो हम सब लोग सोचते हैं, हम कोई दरिद्रता के उपासक नहीं है, हम लक्ष्मी जी की पूजा करने वाले लोग हैं। लेकिन हम वहां रुकते नहीं, हम कहते हैं कि भाई कमाया कमाया बहुत अच्छा किया, लेकिन बांटा कितना, ये सवाल है। हम कमाते हैं बांटने के लिए, वहां कमाते हैं भोगने के लिए। हम कहते हैं कि अपने को जितना न्यूनतम चाहिए उतना भोगो, बाकी सब बांट दो। यहां नागपुर में एक परिवार है, परिवार में 3 भाई है, अच्छा सधन परिवार है, अमीरों में जिनकी गिनती होती है। वो तीनों भाई मेयो हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, और शायद म्यूर मेमोरियल में रोज सुबह फल पहुंचाते हैं। किसी को पता नहीं, पेपर में नाम आता नहीं। हमने जब उनको खोजा और जाके मिले, तब ये काम करते हुए उनको 18 साल हुए थे। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको पूछा कि 18 साल से आप काम कर रहे हैं, कि पेपर में एक लाइन नहीं आपके नाम की, आप किसी को बताते नहीं, खर्चा सारा अपना लगाते हैं, कोई सहायता करने आता है तो बांटने में हाथ चाहिए, इसलिए उसकी मदद लेते,
पैसा नहीं लेते। बांटने वाली मंडली में तुम आ जाओ, शामिल हो जाओ। तो ये आप क्यों कर रहे हैं, आपको क्या मिलता है इससे? तो कहा देखो जी, इससे आनंद तो मिलता ही है, लेकिन इसमें आनंद ये हमारे ध्यान में हमारे पिताजी में ला के दिया। उन्होंने मरने के पहले हमको बताया कि देखो, ये जो लक्ष्मी कमा रहे हो तुम, कमाओ, दोनों हाथ से कमाओ, लेकिन ध्यान रखना ये तुम समाज से कमा रहे हो, उसको दाम दुगना वापस देना है। इसलिए समाज में अपना जो स्थान है उसके अनुरूप रहने के लिए, खाने पीने के लिए जितना न्यूनतम लगता है उतना रखो, बाकी तुम समाज के लिए खर्चा करो, नहीं तो ये लक्ष्मी जी अगले पीढ़ी में तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी। तो हम उनके आदेश का पालन करते हैं। अब जिन्होंने भरपूर धन कमाया, उनके अनुभव का ये सार उन्होंने बताया, मैं आपको बता रहा हूं। तो पढ़ना क्यों है? पढ़ने पर समर्थ तो होना ही है, अपना जीवन चला सकने की क्षमता होनी ही चाहिए, अपने परिवार का भरण पोषण करना। घर गृहस्थी बसाते हैं तो गृहस्थ के कर्तव्य है घर वालों को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसकी पूरी व्यवस्था करना, उत्तम व्यवस्था करना। और 6वां कर्तव्य गृहस्थ का अतिथि सत्कार। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। ये सोचने वाले हम सब लोग हैं। भारत में कहीं भी जाओ, अन्य अन्य भाषाओं में यही बात मिलती है। ये सोचने वाले सब लोग हैं, इसलिए समाज है, हमारा कॉमन पर्पस है ऐसे जीना। तो उस जीने में पुस्तकों की पढ़ाई जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही शिक्षा महत्वपूर्ण है। और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं भी 4 वर्ष नागपुर में और 2 वर्ष अकोला में, नागपुर का हॉस्टल तो आपके जैसे ही 250 लोगों का हॉस्टल था, मैं भी हॉस्टल में रह के पढ़ा हूं। इसलिए मैं जानता हूं कि स्कूली कॉलेज की पढ़ाई, अगर जीवन की शिक्षा की दृष्टि से कोई कमी रहती है, तो ये जो हॉस्टल का जीवन है वो हमको जीवन की शिक्षा वो देता है, लेकिन हमको लेने से होता है। नहीं तो शिक्षा देने वाले, लेने वाला तैयार नहीं है। तो 2 मित्र थे, घूमने के लिए गए जंगल में। जाते जाते एक क्षण ऐसा आ गया, दोनों का पूरा जितना पुण्य मनुष्य ने करना चाहिए भगवान वो पूरा हुआ। वो क्षण आते ही दोनों के साथ प्रकट हो गया और भगवान ने कहा कि चलो आपका पुण्य हो गया, मैं आ गया हूं, क्या मांगना है मांग लो। तो एक सावधान था, लेने वाला तैयार था। उसने सोचा भगवान तो कभी आते नहीं, आज खुद होके आए और मांगो कह रहे, तो ऐसा मांगना चाहिए कि मांगने के लिए कुछ बाकी न रहे। उसने कहा भगवान, मैं मरने के बाद तुम्हारे धाम आता रहूं तब देखूं, जवान पड़पोता सोने के सिंहासन पर बैठकर भरे पूरे परिवार सोने में पंच पकवानों का। अब सब के बाद भगवान के धाम जाएगा, नरक में नहीं जाएगा। मरेगा कब? जब पड़पोता जवान होगा तब, यानी दीर्घायुष्य है। और परिवार की स्थिति क्या है? भरा पूरा परिवार है, यानी स्वस्थ परिवार है, और सोने के सिंहासन पर प्रभुत्व भी है, सत्ता भी है। और सत्ता कर्जबाजारी नहीं है, सोने की थाली में पंच पकवानों का भोजन कर रहा है तो समृद्धि भी है। और क्या चाहिए? सुखी पार तो जी। भगवान ने कह दिया तथास्तु। लेकिन वो हमारा भाई थोड़ा सा वो तंबाकू खाने वाला था।
और भगवान के प्रकट होने के एक क्षण पहले उसने वो एक डिब्बी रहती है तंबाकू वालों की, आजकल कम दिखती है विदर्भ में, मैंने बहुत देखी है। वो उसके 2 पुट होते हैं, एक तरफ रहता है, दूसरा, उसने वो ढक्कन खोला, वो तंबाकू हाथ पे लिया, बंद किया, दूसरा खोला चूने के लिए, चूना नहीं। अब जो तंबाकू खाने वाले हैं वही जानते हैं कि समय पर चूना न मिले तो कितनी तड़पन होती है। वो देख रहा, कहाँ कोई होती दीवार वगैरह खरोच के उसका चूना निकालते, तो देख रहा था व्याकुल होके, चूना चूना। भगवान ने कहा वर मांगो, उसने कहा भगवान चूना है क्या? भगवान ने कहा तथास्तु। तो मांगने वाला तैयार होना चाहिए। यहां हम साथ में रहते हैं, कई प्रकार के अनुभव आते हैं और निकल जाते हैं, उनको हम पकड़ते नहीं। हम साथ में रहते हैं तो साथ में रहते तो दोस्ती भी होती है, साथ में रहते तो झगड़ा भी होता है। दोनों का कारण एक ही है, परिचय होने से झगड़ा। परिचय होने में होते हैं उनका कैसा है ये। तो इतने मैं हूं, जितने भी साल हूं, क्या मैं ऐसे रह सालों में एक के साथ भी मेरा मत अलग अलग मत रखे जा रही था, अपना पक्ष रखा, वाद विवाद सब कुछ हुआ, ये तो चलता है। प्रत्येक मनुष्य के देखने का दृष्टि थोड़ा थोड़ा अलग होता ही है, परंतु ये होने के बाद भी हमने एक दूसरे मतों का या आपस में लड़ना ही पड़े। मित्र को सामने देखा तो मैंने उसमें समान बातें खोजी, अलग बातों पर मेरा ध्यान नहीं गया। हम अनेक जगहों से आते हैं, अनेक पृष्ठभूमि से आते हैं, बोल चाल खान पान रहन सहन वो अलग अलग बातें होती, और होना कोई खराब बात नहीं, वो तो विविधता है, विविधता का श्रृंगार है, उसका उत्सव मनाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। इन विविधता भरे समूह एक दूसरे की विविधताओं को स्वीकार करने के बाद भेद चला जाना चाहिए। जैसे हम जहां रहते वहां की भाषा आनी चाहिए। आज प्रस्तावना में बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा होता है इसलिए हम यहां करते हैं। एक लेसन है, मैं कहीं भी जाते हैं तो वहां के जनजीवन में हमको एकत्रित होना चाहिए, समरस होना चाहिए। हमारी अपनी भाषा रहती है, हमारी अपनी पूजा रहती है, लेकिन जिनमें हम हैं उनकी भी भाषा है, उनकी भी पूजा है, उनकी भी खान पान रहन सहन रीति रिवाज है, उसके साथ समरस होना चाहिए। अपनेपन केवल लगने की बात नहीं है, अपनेपन आचरण करने की बात है। तो एक बार ऐसे हुआ, अपने समाज में जात पात का बहुत भेद है, सहभोजन का कार्यक्रम था और भोजन शुरू हुआ। चैलेंज दिया था कि आप ऊंची जाति के लोग हमारे साथ भोजन नहीं कर सकते। भोजन बनाओ, हम तैयार हैं। बना, बैठे, भोजन दिया गया। देखते हैं तो वो मांस है, लेकिन अब उठेंगे तो लोग कहेंगे देखो हम कह नहीं रहे थे, आपको हमारा नहीं चलता। तो कुछ नहीं, बैठे रहे, सब शाकाहारी लोग थे, लेकिन उन्होंने खाना शुरू किया। उस पर से एक जवान तेज कार्यकर्ता, विरोध में भी तेज होता है, अभी हमने इसमें गाय का मांस डाला है, आपके 42 पीढ़ी नरक में जाएगी। उन्होंने कहा कि हम लोग अलग रहे, अब आपके जुड़ने के लिए अगर 42 पीढ़ी हमारी नरक में जाती है तो हमको मंजूर है। वो गोमांस नहीं था। उधर के बुजुर्ग खड़े हो गए, उन्होंने डांटा जवानों को, कहा कि वो मांस तो है
लेकिन दूसरा भी बना है, वो हम लाते हैं। ये परीक्षा आपकी इन लोगों ने ली, लेकिन ऐसी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। तो अब ये बातें हैं, अब हम बात करते हैं अपनेपन की, लेकिन अपनेपन ये अपनों को स्वीकार करना, उसकी भी आवश्यकता होती है। सबकी ऐसा नहीं, सबकी काला सुसंगत रहती है ऐसा भी नहीं, सबकी सब बात को बचेगी ऐसा नहीं। मैं अगर कहीं पर उत्तर भारत में रहता हूं तो वहां तीखा बहुत कम खाते हैं। उत्तर नागपुर में जाकर करना पड़ा, लेकिन बाद में तीखी लेनी पड़ेगी मुझे। तो इसलिए स्वीकार करना है यानी ये देख के, लेकिन सामने वाले को मालूम होना चाहिए कि इसका अपनत्व बोलने में नहीं है, इसका अपनत्व करने में है। इसका अभ्यास कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई अच्छी करना ये भी एक अनुशासन है। अनुशासन जीवन को मुक्ति की ओर ले जाता है। अभी राखी का त्योहार हुआ, हम कहते रक्षाबंधन, लेकिन उसके बारे में एक कविता नहीं, कविता ऐसी है, बंधनकारी पाश नहीं यह, अरे मुक्ति का है बंधन यह। क्योंकि हम बांधते राखी, आजकल तो केवल भाई बहन को बांधता है, लेकिन समाज में पहले सबको बांधते थे। हम संघ के लोग सबको बांधते हैं। क्यों? हम एक समाज में रहते हैं, परस्पर रक्षा का बंधन हमारा है। वो मेरे समाज का है, मेरा परिचित हो ना हो, मेरे के साथ सब समानता रखता हो न रखता हो, लेकिन मेरे समाज का है तो उसकी चिंता करना मेरा काम है। समाज में अकेला नहीं लगना चाहिए। वो दुनिया के किसी कोने में जाए, उसको कि मेरा समाज मेरे पीछे है, ऐसा समाज में अनुभव आना चाहिए। देखिए, उग्रवादियों ने इस्राएल का एक जहाज भगा रख दिया और शर्त लगे, तो इस्राएल ने क्या किया? अपने कमांडोज भेजे और दूसरे देश के विमानतल से उन सारे उग्रवादियों को मारकर अपने विमान के सारे प्रवासियों को वापस लाए। विमान तो कंपनी दूसरी थी, विमान छोड़ दिया, अपने सब लोगों को सुरक्षित वापस लेकर आए। एक की बलि देनी पड़ी। और इसलिए ऐसे जिस देश में अनुभव में आता, उस देश का नागरिक दुनिया में कहीं भी जाएगा, निर्भय रहेगा। ये तो शासन का व्यवहार है, प्रशासन। अपने भी भारत देश के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि गत कई वर्षों में हमारा व्यक्ति भी इस प्रकार गर्दन ऊंची करके घूमता है, क्योंकि उसको यह अनुभव हुआ है कि भारत शक्तिशाली है। लेकिन इसका प्रारंभ कहां होता है? इसका प्रारंभ समाज में होता है, शासन प्रशासन में। यही से लोग जाते हैं। हमारे देश का जो किसी कोने में है उसको हम बचाएंगे। ये भावना उनमें आती कहां से है? सामाजिक व्यवहार से आती है। अपनत्व, उसको हम समरसता कहते हैं, उसका ये आविष्कार है। वो केवल होता नहीं है, वो आचरण में दिखता है। और इसलिए हम देखते हैं कि अपनत्व है, अपनत्व कभी संकुचित नहीं होता। जो अपनापन है ना, वो कभी लिमिटेड नहीं होता है। अपनापन ऐसी प्रवृत्ति है कि वो सब में अपनापन देखती है। और इसलिए जैसे भारतीय लोगों को लगता है कि भारत हमारे साथ है, वैसे आज स्थिति ये है कि लीबिया में युद्ध हुआ, भारत के लोगों को तो छुड़ाया ही, अन्य देशों के लोगों को भी छुड़ाया। श्रीलंका संकट में आ गया, दोस्ती चाइना के साथ। मदद कौन करता है? भारत करता है। चाइना थोड़ी मदद करता है, एयरपोर्ट देता है, पूरी जमीन हड़प लेता है, छोटा चाइना बना देता है। भारत में इतना पैसा डाला है, वापसी की अपेक्षा नहीं है। ये हमारे समाज का स्वभाव है, ये हमारे पूर्वजों का स्वभाव है।
ये हमारे पिछले पीढ़ियों का स्वभाव है, और हम उनकी संतान कहलाने लायक तब बनेंगे जब इस स्वभाव को हम सीखेंगे। यह स्वभाव जीवन में काम आता है, यही सीखना है। कबीर महाराज ने जब कहा, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, क्योंकि ये सत्य है, ज्ञान विज्ञान सम्मत सत्य है कि अस्तित्व के मूल में एकता है। अलग अलग दिखता है वो विविधता है, वो उस एकता का अलंकरण है, शोभा है। विविध होने से अलग होना नहीं पड़ता, इसलिए तो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। इसको सीखना, मैं पहले अपने आत्म केंद्रित स्वभाव को छोड़कर अपने कुटुंब का विचार करूं, वो तो करते ही है, हमारे संस्कारों में है, और वो हमारे संस्कार अभी तक चल रहे हैं कि अपना मनुष्य कभी स्वार्थी नहीं बनता, सारे परिवार को संजो के रखता है। लेकिन परिवार शब्द में परि है ना, वो परि एक परिधि बताती है, वो परिधि केवल ब्लड रिलेशंस तक सीमित नहीं है। ब्लड रिलेशंस है उसको कुटुंब कहते हैं, लेकिन अपने कुटुंब का जीवन चलाने वाले जो है, अपने कपड़े धोने वाले कोई होंगे, अपने घर के बर्तन मांजने वाले कोई होंगे, बड़े लोग हैं तो माली होंगे, ड्राइवर होंगे, बाल बनाते किसी हेयर कटिंग सैलून में जाके या कोई नाउ घर को आता है। अपना जीवन कितने लोगों के भरोसे चलता है। अपने घर में कोई पौधा है, कोई वृक्ष है, नीम का पेड़ है, आंवले का है, आम का है, वो अपने पारिवारिक जीवन का अभिन्न अंग बन के रहता है। अपने घर में एक पोपट रखा है, अपने घर में कोई गाय है, बकरी है, कुत्ता पाला है, ये सब अपने जीवन के अंग होते हैं। ये अपना परिवार है। तो परिवार हमको मैं और मेरा से बाहर ले जाता है, और ये बाहर जाना थमना नहीं चाहिए। परिवार के बाद गांव है, जिस गांव में हमारा परिवार है। गांव के बाद अपना जनपद जिला है, जिले के बाद अपना प्रदेश है, प्रदेश के बाद अपना राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद अंतरराष्ट्रीय अपना विश्व मानवता है, और मानवता के बाद सारी सृष्टि है। ये प्रगति की दिशा हमारी शिक्षा में यह अपेक्षित है। आपने अक्षर कितने पढ़े, आपने कितना कमाया, ये तो एक बात है ही पुरुषार्थ की, उसको मना नहीं है, लेकिन इसका विनियोग आपने ऐसा किया, इसका उपयोग आपने ऐसा किया कि आप जो एक मैं इस नाते जन्म लिया था, रोते थे, स्वयं को भूख लगती थी, तब बहुत इतना छोटा बच्चा है, उसको भूख समझ में आती है, वो रोता है। उसी समय घर में कोई दुर्घटना हो गई, कोई घर का व्यक्ति चला गया, बाकी लोग दुखी होते, ये दुखी नहीं होता, उसको मालूम नहीं है कुछ, उसको भूख लगती है, रोता है, दूध दी शांत होता है। आप जब जन्मे तब आपको केवल अपना भान था। आप जब इस दुनिया को छोड़ेंगे तो आप सारी सृष्टि के साथ अपनी एकात्मता के अनुभव करने वाले सच्चे मनुष्य होंगे। यह शिक्षा है वास्तव में। और इसलिए संत गाड़गे बाबा को हम बड़ा मान देते। क्या पढ़े थे वो? टुकड़ो जी महाराज के भजन आज भी सब लोग गाते हैं। कितने लोगों पर प्रभाव है, कितने लोगों का जीवन उनके स्मरण से बदला है। ये हमारे सारे संत महात्मा जो हमारे जीवन के आदर्श है। विदेशों में कोई राजा है वो आदर्श होता है, कोई धनपति है वो आदर्श होता है। हमारे यहां भी राजा आदर्श होता है, लेकिन जिसने चलकर आया हुआ राज्य पितृवचन के खाकर त्याग दिया, 14 साल वनवास स्वीकार किया, वो राजा, उसको हम याद रखते हैं। वो धनपति जिसने अपनी गाढ़ी कमाई राणा प्रताप को आजादी की लड़ाई के लिए समर्पित कर दी, उस धनपति का नाम हमारे यहां चलता है। हमारे यहां राजा बहुत आते जाते हैं। अभी हमारा ये चलता है ना सिक्योरिटी वाला लवाजमा,
पहले पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्या बात है। एक बार पूना स्टेशन पर सुबह 4 बजे उतरा, सब लोग थे, स्थानीय पुलिस भी थी, अपनी ड्यूटी उनको अच्छी करनी ही पड़ती है, दिखानी भी पड़ती है। अब 4 बजे स्टेशन पर सुनसान, कुछ लोग जिनको रहने के लिए दूसरी जगह नहीं, रात भर रहना है, दूसरी गाड़ी पकड़नी है, वो फटे लख्तरों में वो सोए थे। हम जा रहे थे, लेकिन पुलिस अपना डंडा पटक रही थी, सीटी बजा रही थी, तो लोग जाग के देख रहे थे। तो जाते जाते मैंने सुना एक दंपति ऐसी ही फटे हाल, वो जाग के वो पत्नी पति को पूछती है कि कौन है। तो वो पति कहता है लगता है कोई बड़ी मछली फंस गई है। तब मुझे पता चला कि लोग हमको कैसा देखते हैं। ये ठाट बाट वगैरह है, रहते हैं, किसी को मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते। इसका क्या अर्थ है भाई? याद तो लोग ठाट बाट वाले को नहीं करेंगे, विवेकानंद को करेंगे। हमारे देश में तो उन्हीं को करेंगे। हमारे देश में कई बार राजनेता जाते हैं, हम खड़े होते ही है ऐसा नहीं है। हमारे देश में कई बार अमीर लोग गुजरते, हमको पता भी नहीं रहता, सोशल मीडिया वगैरह इतना प्रचलित होने के बाद भी। लेकिन कोई दिगंबर जैन मुनि जा रहे, सब लोग नमस्कार करते हैं। कोई भगवा पहन के आता है, हम पूछते नहीं कौन है, कहां के, कैसे, भगवा है, नमस्कार। क्यों? क्योंकि सब छोड़ दिया। उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास जो है वो किसी के पास नहीं है। ये हमारे जीवनादर्श है। हमको त्याग पूर्वक भोगने का आदेश है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य सिद्धनम। भारत का सम्मान सारी दुनिया में इसके लिए है। भारत चंद्रमा पर गया, हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, स्वाभिमान की बात है, हम भी कर सकते हैं। लेकिन पहले तो रशिया का गया था, आदमी तो अमेरिका का उतरा था। अब बिना उनकी सहायता के हम जाएंगे? हमारा पराक्रम है ही। मैंने कहा था ज्ञान के विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे, नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे। लेकिन आगे है भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे। भोग वृत्ति पर जीकर दुनिया सहित विनाश के किनारे पर पहुंची दुनिया आज भारत से त्याग वृत्ति से कैसे जिया जा सकता है, इसके उदाहरण की अपेक्षा कर रही है। दूसरा रास्ता नहीं है उनके पास। और हम उस भारत की नई पीढ़ी है, 57% है, जो आने वाले 50 वर्षों में अपने बूढ़े होने के पहले भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाएंगे। तो दुनिया को हमको क्या सिखाना है? दुनिया हमको यह सिखाना है, दुनिया में हमको हमारे उदाहरण से सिखाना है। वो हमारे पूर्वजों का आदेश है, ये तद्देश प्रसूतस्य सकाशात अग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। वो आदेश पूरा करने के लिए हम सीख रहे हैं। हमको विषय तो सीखने ही है, अपनी अपनी आजीविका के विधा में प्रवीण होना है, नए नए खोज हमको अपने परिश्रम से खींच के लाने हैं, सारी दुनिया को नया ज्ञान देना है, नई दिशा देनी है। लेकिन भौतिक ज्ञान के साथ साथ हमारे आंतरिक ज्ञान के आधार पर जीवन शिक्षा देनी है, जीवन की दीक्षा देनी है। इसको ध्यान में रखकर आप अपने कॉलेज में भी पढ़िए, अपने छात्रावास में भी रहिए। मैं विश्वास करता हूं कि जिस प्रकार का वातावरण आपको यहां मिला है, उसका पूर्ण उपयोग करके आप ऐसे बनेंगे जीवन में कि यहां से छूटने के बाद, अपने जीवन क्षेत्र में जाने के बाद, कभी 20 साल 15 साल बाद अपने हॉस्टल के सहाध्यायियों का फिर से सम्मेलन आप करेंगे। एलुमनी मीट जैसे होती है वैसे कोई बैठक आपकी होगी। तब आप ये कहेंगे कि देखो दुनिया में जीना कैसे और दुनिया में जीना सिखाना कैसे, ये हमने सीखा। यहाँ कॉलेज में गए, यहाँ हॉस्टल में रहे, उसके बलबूते
ये भाग्य आप सबको मिले, ऐसी मैं जन्माष्टमी के अवसर पर आपको शुभकामना देता हूं। और प्रश्नोत्तर होंगे ऐसा मुझे कहा है, तो आप इस विषय के बारे में पूछ सकते हैं। मैं संघ का सरसंघ चालक हूं, उसके बारे में अगर आपको पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। इसके बाहर मेरे ज्ञान का दायरा नहीं है, इतना बताने के लिए मैंने ये सूचना दी। आपने सुन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका क्वेश्चन, आपका मार्गदर्शन बोलिए, बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा। बच्चों ने बहुत ही पेशेंटली सुना और बच्चों के मन में जरूर कुछ जिज्ञासा होगी, कुछ प्रश्न होंगे। तो गुप्ता जी माइक, बच्चे वहीं पे माइक से पूछ सकते हैं। सर को भी माइक, अपना नाम और कहाँ से है वो बता दीजिए और प्रश्न पूछिए। गुप्ता जी माइक, हेलो, बिल्कुल ब्रीफ में क्वेश्चन पूछिए। प्रणाम सर, मैं वंश मुंदड़ा धामनगांव रेलवे से हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में था, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बोला था कि जब अपनी प्रेसिडेंट या बड़े पोस्ट पे कोई डिप्राइव कास्ट के कोई ये हो जाएंगे, मतलब वो पोस्ट पे डिस्क्राइब कास्ट वाले अगर चले जाएंगे तो आरक्षण क्लियर हो जाएगा। तो जैसे अपने करंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी जी मुर्मू, वो आज पहुंच गए, तो सर अपने को कितने साल तक के ये आरक्षण मतलब खत्म हो सकता है? और एक क्वेश्चन है सर कि मेरा तो ऐसा मानना नहीं है, बट कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि अभी भी इंडिया में डिप्राइव कास्ट है, उनको सर 50% का आरक्षण है। सर ये सब बात ठीक है, हम लोग खुद को अच्छा लगता है कि ये जो भी इनका मानना है डिप्राइव लोग हम लोग के बराबरी पे आए, और अगर हमसे ऊपर भी गए तो हमको बहुत खुशी होने वाली है कि ये लोग सब साथ में है। क्योंकि सर हम हॉस्टल में आज 230 बच्चे सब साथ में रहते, कुछ ये कास्ट के रहते, कुछ बड़े कास्ट के रहते, सर सब डिफरेंट टाइप्स के बच्चे हम साथ में रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं। सर अभी जैसा कुछ चल रहा है कि क्राइटेरिया जो 50% से 60% हो जाएगा इनका एडमिशन वगैरह का, सर 50% तक के हम लोग तो चाहते ही है कि ये लोग भी हमारे लेवल आप तक थोड़े में, क्यों मुझे समय चाहिए ना उत्तर देने का। एक पॉइंटेड प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर देता हूं। ठीक है सर, ध्यान में आ गया, कब तक चलेगा ऐसा आपको पूछना है। हाँ देखिए, अपने यहाँ जो आरक्षण दिया गया है वो अपने देश में सामाजिक विषमता का इतिहास रहा है, और हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा। उनका जीना पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की, और ऐसा कम से कम 2000 वर्ष चला ही है धीरे धीरे। महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जात पात के उल्लेख से, और कुछ बातें नहीं दी तो इक्का दुक्का है। वहां यह भी है कि जन्म से जात पात नहीं माननी चाहिए वगैरह वगैरह, परंतु तब शुरू हो गया और धीरे धीरे बहुत विकट स्थिति में पहुंचा। उनको अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। घर में अगर हम सब लोग हैं, दूध कम आता है, सबको दूध नहीं मिलता, लेकिन जो बीमार है उसको मिलता है, तो ऐसा हम कहते नहीं कि उसको क्यों दे रहे हैं। परिवार में सब समान है, लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी ही पड़ती है। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। हमको ये देखना चाहिए कि इन बंधुओं को बराबरी में लाने में अपना योगदान होना चाहिए। आज दिखता नहीं है, लेकिन वो भेदभाव अभी भी है। सम्मान की बात है, केवल आर्थिक बराबरी की बात नहीं, केवल राजनीतिक बराबरी की बात नहीं, सामाजिक बराबरी सम्मान की बात है। तो मुझे और हायर सर्विसेज
सेंट्रल सर्विसेज में लोगों ने बताया कि सर्विसेज में आने के बाद तो ये सब बातें रहती नहीं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वहां भी एक छुपा जाति भेद चलता ही है। और आज भी घटनाएं तो होती है, डोली चढ़ने पर चाबुक मारा जाता है, मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता है। यह सामाजिक वास्तव ठीक हो जाना चाहिए। हिंदू समाज में सबके लिए मंदिर, पानी, स्मशान एक होना चाहिए। ये जहां हम लोग समूह में हैं, जैसे संघ की शाखा है, कोई ऐसा गुट है काम करने वाला, उन्होंने करने की बात है। लेकिन हम लोग अपने तरफ से एक बात कर सकते हैं कि हमारे मित्र और हमारे परिवार के कुटुंब के मित्र कुटुंब, समाज के सब वर्गों, जहां हम रहते हैं वहां के सब वर्गों के वो होने चाहिए। उनके आना जाना, उठना बैठना जैसे मित्रों का होना चाहिए, वैसे परस्पर व्यवहार चलता है। और ये जो उपाय किया है, वो उपाय जल्दी से जल्दी सफल हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सोचना चाहिए। क्योंकि अपनत्व के दायरे की बात मैंने की, आप इसको तर्क से समझेंगे तो आप आरक्षण के समर्थक हो तो भी नहीं समझ सकते, विरोधक हो तो भी नहीं समझ सकते, क्योंकि ये बात तर्क की नहीं है, ये मन की बात है, अपनेपन की बात है। इस समस्या का इलाज केवल परस्पर संवेदना, सद्भाव, यही है। उस सद्भाव को लेकर हम आचरण करें तो आज मैं ये भी देखता हूं कि जिनको आरक्षण मिलता है उनमें धीरे धीरे ये आवाज उठ रही है कि आरक्षण लेके हम समर्थ हो गए, अब हमको नहीं चाहिए, दूसरे किसी को दो जिसको आवश्यकता है। हम आज तक लेने वाले थे, अब हमको देने वाला बनना है। ऐसे अपने समाज के वर्गों के प्रमुख लोगों की भाषा अब ये हो रही है। इसलिए एक सद्भाव बनाकर हम इन बातों को देखें, नफा नुकसान का विचार न करें। अपने लोगों के लिए जिन्होंने 2000 साल कष्ट झेला, हम 200 साल कष्ट झेल ले तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा विचार हमको करना चाहिए। ऐसा मेरा निरीक्षण है। इधर पूछ रहे थे, हाँ ठीक है, आप बात करो। थोड़ा जोर से पूछ लीजिए, आवाज बुलंद है। आप दो ना, क्या कर रहे हो? ठीक है, ये भी समस्या है। उन्होंने पूछा कि यहां पढ़ लिख के लोग विदेश भाग जाते हैं, भारत के संसाधन फिर कैसे बनेंगे। तो समस्या तो ऐसी है। एक घर में गया था तो पढ़ाई के लिए कनाडा जाने की बात थी, मेडिकल की पढ़ाई के लिए। मैंने उनको कहा कनाडा अमेरिका क्यों जा रहे हैं, तो वैसे मेडिकल की अच्छी पढ़ाई क्यूबा में होती है, यूक्रेन में भी होती है, लेकिन यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। और भारत के डॉक्टर सारी दुनिया में माने जाते हैं, तो आप यहां क्यों नहीं करते। तो बोले यहां फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। मैंने बोला आप वहां जाएंगे तो फैसिलिटीज आपको अच्छी मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिस तो यहां अच्छी मिलेगी। क्योंकि आपको आकर भारत की अगर सेवा करनी है तो भारत में बिना फैसिलिटी आपको उपचार देने पड़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस तो यही होगी। उन्होंने कहा नहीं, प्रैक्टिस भी उधर ही कर सकते हैं। मैंने बोला फिर आप ये बताइए पहले कि आप डॉक्टर क्यों बन रहे हैं, लोगों की जान बचाने के लिए बन रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए बन रहे हैं। अब वो चुप हो गए। लेकिन ये पहले समस्या जैसी थी, आज वैसी स्थिति नहीं है। आज वहां जाते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे पढ़ लिखे वाले होकर, मेरिट होकर लोग वापस भी आ रहे हैं। वहां थोड़ा पैसा कमा के यहाँ आके पैसा कमाना बंद करके
समाज सेवा में भी लग रहे हैं। ऐसे भी हो रहा है, वहां जाकर आईटी में बहुत पैसा कमा के आ गए, यहां कमाना छोड़ दिया, किसानों को खेती सिखा रहे हैं। पूरे देश में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। आज इनकी संख्या बढ़ रही है, इसलिए आपको जो डर है वो धीरे धीरे चला जाने वाला है। क्योंकि मेरा एक निरीक्षण है कि हम लोगों की पीढ़ी से ज्यादा देशभक्ति और सेवा का अपील आज की कॉलेज में पढ़ने वाली पीढ़ी को है। वो उसका परिणाम जरूर होगा। ये लोग जाएंगे, जैसे बृहस्पति के पुत्र कच्छ संजीवनी विद्या सीखने के लिए असुरों के पास गए और सब करके सीख लिया, और वहां रमे नहीं। शुक्राचार्य की लड़की ने कहा मेरे से विवाह करो, उसको ठुकरा कर वो देवों को विद्या सिखाने के लिए वापस आ गए। ऐसे ये लोग भी उच्च विद्या विभूषित होकर वापस आकर भारत की विद्या, भारत का ज्ञान, भारत के लोगों की स्थिति में अच्छाई और भारत के संसाधन बढ़ाने के ही परिश्रम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। नमस्कार सर, मेरा नाम मानस नाइक है, मैं यवतमाल से हूँ। सर, मैंने न्यूज़ में देखा है, रिनाउंड न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि 1950 से लेकर 2002 तक आरएसएस ने अपने नेशनल हेडक्वार्टर पर फ्लैग होस्ट क्यों नहीं किया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि इसका रीज़न क्या है। किसने नहीं किया? 1950 से लेकर 2002 तक आरएसएस ने अपने नेशनल हेडक्वार्टर पर इंडियन फ्लैग क्यों नहीं होस्ट किया। अच्छा, तो हम लोग प्रतिवर्ष 15 अगस्त 26 जनवरी को जहां है वहां फ्लैग होस्टिंग करते हैं। यहाँ पर एक कैंपस ऋषिबाग में है, एक महल में है, दोनों जगह फ्लैग होस्टिंग होता है। ये हमको सवाल पूछना नहीं चाहिए लोगों ने, क्योंकि एक घटना मैं बताता हूं। स्वतंत्र भारत का झंडा तिरंगी रंग का होगा और कांग्रेस का भी तिरंगी रंग का होगा। उस समय एकमात्र बड़ी राजकीय संस्था कांग्रेस थी, उसकी छत्र छाया में बाकी लोग थे। तो ये तय हो गया 1933 में जलगांव के पास फैजपुर है, वहां पर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। पहली बार 80 फुट ऊंचे पोल पर जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में रस्सी देकर ध्वज फहराया गया, लेकिन वो बीच में लटक गए। 10,000 लोग थे। अब क्या करें, 40 फीट ऊंचा चढ़ना है, बांस पर चढ़ना है। तो एक जवान दौड़ के आया, वो चढ़ा, उसने वो गुत्थी सुलझाई, ध्वज को ऊपर तक ले गया, नीचे आ गया। लोगों ने जय जयकार किया, उसको कंधे पर लिया। जवाहरलाल जी ने उसकी पीठ थपथपाई, कहा कि कल अधिवेशन में आओ, तुम्हारा हम सार्वजनिक अभिनंदन करेंगे। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको जाके बताया कि ये संघ की शाखा में जाता है, तो वो नहीं हुआ। यहाँ डॉक्टर हेडगेवार थे, उनको पता चला, वो प्रवास करके वहां गए और एक छोटा सा पीतल का ही लोटा उसको बख्शिश दिया, उसकी पीठ थपथपाई। उसका नाम था किशन सिंह राजपूत। वो 7 साल पहले उनका देहावसान हो गया। मैं उनको 2 बार मिला। तो पहली बार ध्वज फहरा जाने में बाधा आई, तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस ध्वज के सम्मान के साथ जुड़ा है। 2 दिन ध्वज फहराने की बात है, वो भी हम कर रहे हैं, परंतु वो फहराए नहीं फहराए, जहां जहां इस ध्वज के सम्मान का प्रसंग आता है, हमारा स्वयंसेवक अपने प्राण भी देने के लिए अग्र पंक्ति में रहा है और रहते रहेगा, ये पक्की बात है। क्योंकि वो भारत की सार्वभौम संप्रभु प्रभु सत्ता का प्रतीक है। पूर्व बंगाल में जब बांग्लादेश का युद्ध शुरू हुआ, तो रायगंज के आगे एक चौकी है, वहां पर अचानक बांग्लादेश की आर्मी आने लगी। बीएसएफ के जवान थे वहां पर, लेकिन उनको खबर नहीं। हमारा वहां 12वीं में पढ़ने वाला चिरका मुर्मू नाम का मुख्य शिक्षक था, उसने देखा, उसने जाके अलर्ट किया। तो जवानों ने कहा कि आगे हमने खंदक बनाया है, वहां की बारूद की पेटियां रखी है, वो लानी पड़ेगी जल्दी। तो हम अभी डिफेंस में हैं,
तो 2 ही लोग मिल सकते हैं, एक तीसरा चाहिए। तो ये जवानों के साथ वो पेटियां लाने के लिए गया और पेटियां लाते समय वो शहीद हो गया। वहां पर उसका छोटा सा स्मारक हम लोगों ने बनाया और उस दिन वहां वार्षिक कार्यक्रम होता है। तो हमारी संघ के संयोजकों तो ये परंपरा है, जहां पर देश के सम्मान का प्रश्न है, राष्ट्रध्वज के सम्मान का प्रश्न है, वहां पर हम सबसे आगे आपको मिलेंगे लड़ने के लिए, प्राण देने के लिए। नमस्ते सर, मेरा नाम श्लोक खंडेलवाल है, मैं तुमसर से हूँ। मेरा प्रश्न था कि आरएसएस हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को कैसे जोड़ता है, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। वो बैठिए ना, मैं बताता हूं, आप बैठिए। राष्ट्रवाद हम नहीं सोचते, हम राष्ट्रीयता सोचते हैं, क्योंकि बाकी जगह जो इज्म चलता है, नेशनलिज्म, वो और हमारी राष्ट्रीयता, इसमें फर्क है। बाकी जगह राष्ट्रीयता कैसे आई, राष्ट्रवाद कैसे आया? तो मनुष्य समूह करके जीता है तब सुरक्षित रहता है, नहीं तो एक मच्छर भी उसको परेशान कर सकता है। तो मनुष्य ने समूह बनाया, लेकिन समूह में सब लोगों के स्वभाव अलग अलग है। अलग अलग लोगों को जोड़ने वाला क्या है? उनके पास कुछ नहीं, तो उन्होंने मनुष्य निर्मित कुछ आधार लिए, जैसे भाषा है। इंग्लैंड की भाषा इंग्लिश है, तब तक वो एक है। वैसे 4 भाषाएं हैं, स्कॉटिश, इंग्लिश, आयरिश और वेल्श। वेल्श में तो ये स्थिति है, वहां जाइए आप अंग्रेजी बोलेंगे तो लोग बात नहीं करते, लेकिन अंग्रेजी है तब तक वो है। वो ढीली हो जाती है तो स्कॉटलैंड अलग पार्लियामेंट की मांग करता है। या कोई रिलीजन, जैसे अरब के बिखरे कबीलों को इस्लाम रिलीजन देके मोहम्मद साहब ने एक किया। जब तक इस्लाम है तब तक अरेबिया एक है, नहीं तो वो इमिरेट्स है, अलग अलग कबीले, अलग अलग राजवंश है। आर्थिक हित, अमेरिका के लोगों का आर्थिक हित ये एकता का मलम है। आर्थिक हित के लिए इंग्लैंड से वो अलग हो गए। उस आर्थिक हित को संभालने के लिए उन्होंने समान कानून बनाया। जब तक आर्थिक हित उनके समान है तब तक वो एक है, नहीं तो स्पेनिश और अन्य यूरोपियन अमेरिकन इसमें आज ही थोड़ी खाई है। ऐसे आधार उन्होंने ढूंढे। अब इनको पक्का बिठाने के लिए डंडा चाहिए, तो उसके आधार पर उसको चलाने वाली एक सत्ता है, तब तक सबको उस एक आधार पर चलना पड़ता है, तब तक वो सब लोग एक है। सत्ता चली गई, नेशन खलास। और सुरक्षा के लिए है तो अपने नेशन का स्वार्थ, ये पहली बात, बाद में अंतरराष्ट्रीयता। इसलिए राष्ट्र बड़ा होता है तो सब पर डंडा चलाता है। जर्मनी बलवान हो गया, दूसरा महायुद्ध हो गया। रशिया बलवान हो गया, कोल्ड वॉर हो गया। अमेरिका बलवान हो गई, सबके व्यापार चौपट करने के लिए निकला। चाइना बलवान हो गया, एक के बाद एक सबको निकल रहा है। हमारी राष्ट्रीयता ऐसी नहीं है। जो मैंने कहा, ये विभिन्न जो है वो एक का ही है, ये हमको पता है, ये थियरी नहीं है, ये हमारे लोगों का अनुभव है, प्रत्यक्ष देखा है, आज भी देखने वाले हैं हमारे पास। हमारे सारे बातों की रचना इसी के आधार पर। और हमने जब ये सोचा कि सब एक है, तो हमको ये जो ज्ञान मिला, जिससे परम सुख मिलता है, जिससे शांति मिलती है, कला समाप्त होते, सारी दुनिया को देना है। और इसलिए हमने वसुधैव कुटुंबकम कहा। तो हमारा राष्ट्र जो बना उस समय बहुत परिश्रम किया ऋषि मुनियों ने। वेदों में वर्णन है, ओम भद्रम इच्छन्त ऋषियः सुवरविदः तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे। विश्व कल्याण की इच्छा रखने वाले ऋषियों ने दुर्धर तप किया, ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम। तस उससे हमारे राष्ट्र की बल की, ओज की उत्पत्ति हुई। सारी दुनिया को देना है, और इसलिए हमने वसुधैव कुटुंबकम कहा। तो हमारा राष्ट्र जो बना उस समय बहुत परिश्रम किया ऋषि मुनियों ने। वेदों में वर्णन है, ओम भद्रम इच्छन्त ऋषियः सुवरविदः तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे। विश्व कल्याण की इच्छा रखने वाले ऋषियों ने दुर्धर तप किया, ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम। तस
उससे हमारे राष्ट्र की बल की ओज की उत्पत्ति हुई। तो हम तो परोपकार करने के लिए निकले हुए राष्ट्र है। बहुत परिश्रम से इस कोने से उस कोने तक, चिंदविन नदी के पूरब तक, काबुल जाबुल के पश्चिम तक, तिब्बत के चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक, ये जो समाज खड़ा हुआ उसका पर्पस ये है जी के बताना, इसलिए वो समाज है। ऐसा हमारा राष्ट्र है। इसको आप क्या कहेंगे? ये जब आप दुनिया में बताएंगे, लोग कहेंगे कि हिंदुत्व की बात कर रहा है। इसको मानने वालों को हिंदू ही कहते हैं। जो हिंदू नहीं है वो कहता है हमारी ही सही है, बाकी सब गलत है। जो गलत है उनको गलत रहने देता है, कोई उनको सुधारने जाता है समझा बुझा के, कोई छल कपट करके सुधारता है, कोई डंडे मार के सुधारता है, नहीं सुधरे तो कोई मार देता है, कोई अपने दया पर जिंदा रखता है। इतना ही फर्क है। लेकिन एकमात्र भारत ऐसा है दुनिया में जो विविधता को मानता है, क्योंकि विविधता एकता का ही रूप है। विविधता में एकता नहीं, एकता की ही विविधता है। इसलिए हिंदुत्व ये राष्ट्रीयता है, ये हमारा स्वभाव है। राष्ट्रीयता यानी खानपान पूजा पाती में नहीं है। राष्ट्रीयता इस स्वभाव में है जो एकम सत विपरा बहुधा वदंती कहता है, समन्वय से मिलजुल कर चलो, परस्पर विशिष्टताओं का आदर करो, अपनी विशिष्टता पर श्रद्धा रखो, किसी को बदलो मत, ये कहता है। वो अपनी राष्ट्रीयता। सर, मेरा नाम विराट सेंगर है, मैं सिवनी मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा सवाल यह है सर, हम अपने भारत देश को अपने अखंड भारत के रूप में कब तक देख लेंगे? बैठिए। कब तक मैं नहीं बता सकता ना, वो ग्रह ज्योतिष वगैरह देखना पड़ेगा मुझे, उसका मैं जानवरों का डॉक्टर हूं। लेकिन यह बताता हूं कि आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए। लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना। ऐसा नहीं है, केवल उससे नहीं होगा। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। तो अपने जीवन से सब पड़ोसी देशों को ये सिखाना, ये काम हमको करना पड़ेगा और हम कर रहे हैं। हम मालदीव को पानी पहुंचाते हैं, श्रीलंका को पैसा पहुंचाते हैं, नेपाल में भूचाल में मदद पहुंचाते हैं, बांग्लादेश को मदद, सबको मदद कर रहे हैं और ये बताकर कर रहे हैं। उनको भी मालूम है। सार्क का अध्यक्ष बनते समय प्रेमदासा का भाषण मैंने सुना है, वो 1992 की बात है, 92-93 की। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े देश छोटे देशों को निगलते हैं, इसलिए हमको सावधान रहकर हम सब लोगों को एक होना चाहिए। और दक्षिण एशियाई देशों को ये कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि आज हम दुनिया में अलग अलग देश जाने जाते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक ही भारतीय मुख्य भूमि के अंग है। आई एम कोटिंग हिम, ही स्पोक इन इंग्लिश। मैं हिंदी में आपको भाषांतर, अक्षरशः भाषांतर माता। हम एक ही मुख्य भारत भूमि के अंग रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। तो ये अंगांगी भाव उत्पन्न हो जाए, भारत मेरी माता है, मैं उसका भक्त हूं, हमारे पूर्वज समान है ही, और हमारी वैल्यूज जिसके आधार पर संस्कृति बनती है वो सर्वत्र समान है। इसमें कहीं भी कोई मतभेद नहीं है। केवल स्वार्थ, कट्टरपन, अलगाव ये छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ेंगे तो सत्य तो सबके सामने है। आंखें हमने मूंद ली है, हम आंखें खोलेंगे सबको पता चलेगा। आंखें खोलने के लिए प्रेम से आवाज देना, सेवा करना, ये करना पड़ेगा। वो हम करेंगे तो ये मैंने जैसा बताया आपके बूढ़े रिटायर होने के पहले आपको दिख जाएगा।